नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना इस वक्त स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का मूल्यांकन कर रही है, जो कि जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस होगी। आपको बता दूं कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल का एक और स्टैंडर्ड है जिसमें कि ये ATGM लगाई गई है। जैवलिन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम है, जो कि भारी बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। और स्ट्राइकर ICV में जैवलिन को इंटीग्रेट करने से भारतीय सैनिकों को युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। जैवलिन की रिमोट लॉन्च क्षमता की बदौलत सैनिक स्ट्राइकर की सापेक्ष सुरक्षा के भीतर से ही दुश्मनों के कवच को निशाना बना सकते हैं। हालांकि अभी तो इसका मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन अगर इसे खरीदा भी जाता है तो जैवलिन ATGM के साथ इस स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदा जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें आ रही हैं कि भारत को अब वापस FGFA प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि रशिया के साथ भारत ने किया था। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल हैं अनिल चोपड़ा, उन्होंने FGFA पर पुनर्विचार करने की बात कही है। मीडिया आउटलेट साफ तौर पर बताते हैं कि भारत की ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो FGFA प्रोग्राम पर पुनर्विचार करे। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत इसीलिए FGFA से बाहर हो गया था क्योंकि इसमें कई तरीके की तकनीकी कमियां थी और FGFA कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में फेल रहा। यानी कि इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए काफी सारी कमियां थी। दूसरा कारण यह भी था कि इसकी कीमतें भी काफी ज्यादा थी। 2 सीटर FGFA वाला जो वेरिएंट है वो Su-30 MKI की तुलना में पर यूनिट कॉस्ट में दुगना था। और इसके अलावा FGFA को कस्टमाइज करने के लिए भी $5 बिलियन की आवश्यकता थी, जो कि भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए अप्रूव्ड $2 बिलियन से काफी अधिक है। और भारत ने शुरू में ही FGFA से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इससे बेहतर दोस्तों भारत का अपना AMCA प्रोग्राम है और यह भारतीय वायुसेना के लिए भविष्य के लिए काफी अधिक कॉस्ट इफेक्टिव और स्ट्रैटेजिक रूप से स्वतंत्र रास्ता बनाने का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि मार्शल अनिल चोपड़ा का सुझाव किसी की बातों से प्रेरित हो सकता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठता कि भारत FGFA में वापस जुड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी कन्वेंशनल पनडुब्बियों की नई पीढ़ी को डिजाइन और विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट 76 के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। प्रोजेक्ट 76 DRDO और इंडियन नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास होगा और नौसेना में वारशिप डिजाइन ब्यूरो की विशेषज्ञता पनडुब्बियों के स्वरूप और कार्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। 2025 के अंत तक DRDO और वारशिप डिजाइन ब्यूरो 3000 से 4000 टन की पनडुब्बियों के डिजाइन को अंतिम रूप दे देगा। 2028-29 तक इस परियोजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें 80% स्वदेशी सामग्री होगी, यानी कि घरेलू उत्पादन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और प्रोजेक्ट 76 की ये जो नई परियोजना है वो हमारे प्रोजेक्ट 75I के बाद आई है, जिसके तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बियों को खरीदा जाना है। हालांकि इसके लिए अभी बात फाइनल नहीं हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत ने रशिया को एक बड़ी ऐतिहासिक शिपमेंट भेजी है और दुनिया भर की मीडिया में इन खबरों को काफी बढ़ाकर दिखाया गया है कि कैसे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम एक्सपोर्टर रशिया ने भारत से एल्युमिनियम खरीदा है। यानी कि यह घटना पहली बार हुई है। भारत ने अप्रैल 2024 में रशियन कंपनी को 44,800 टन अनप्रोसेस्ड एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट किया, जिसका मूल्य करीबन $16.5 मिलियन था। यह शिपमेंट विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रशिया एक प्रमुख एल्युमिनियम एक्सपोर्टर है और उसकी स्थिति काफी अच्छी है। उसका खुद का एक्सपोर्ट 2023 में $6.5 बिलियन का था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स लेवल पर घटनाएं घटी हैं, इससे रशिया अपने एल्युमिनियम प्रोडक्शन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, रूस ने एल्यूमिना के 2 महत्वपूर्ण स्रोत खो दिए। एक यूक्रेनी रिफाइनरी ने अपने एल्यूमिनिया उत्पादन को तो निलंबित भी कर दिया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूस को एल्यूमिनिया की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। इस झटके की वजह से रशिया को भारत से ही एल्यूमिनियम खरीदना पड़ा है और ये वाकई में एक बड़ी ऐतिहासिक शिपमेंट है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। गार्डन रीच शिप बिल्डर ने बांग्लादेशी सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गार्डन रीच शिप बिल्डर एडवांस ओशियन गोइंग टग को बनाएगा बांग्लादेश की नौसेना के लिए। इस टग की कुल लंबाई 61 मीटर होगी और ये जहाज लगभग 15.80 मीटर चौड़ा होगा और इसकी डेप्थ लगभग 6.80 मीटर होगी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी ने नए और डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू स्तर पर विकसित एक्सप्लोजिव के सफल सर्टिफिकेशन के साथ युद्ध सामग्री में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। दरअसल भारतीय कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा निर्मित सेबेक्स 2 अपनी बेहतर यानी कि सुपीरियर पावर के साथ नौसेना के शस्त्रागार में क्रांति लाने का वादा कर रहा है। सेबेक्स 2 में किसी भी वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉलिड एक्सप्लोजिव से अधिक ब्लास्ट इफेक्ट है और ये जो स्टैंडर्ड है वो टीएनटी विस्फोटक से 2.1 गुना अधिक शक्तिशाली बताया गया है। एक्सप्लोजिव की विनाशकारी क्षमता को टीएनटी इक्विवेलेंस में मापा जाता है, जिसमें कि हायर नंबर अधिक यानी कि ग्रेटर इंपैक्ट को दर्शाता है। और सेबेक्स 2 भारतीय नौसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, जिसका इस्तेमाल बम, आर्टिलरी शेल, टॉर्पीडो और वॉरहेड्स के लिए किया जा सकता है, जिससे कि उनकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो भी कम वजन के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सुबह से खबरें चल रही हैं कि कावेरी इंजन को लेकर सैफरान ने सर्टिफिकेशन दे दिया है, लेकिन ये खबर पुरानी है। और ये जो खबर आ रही थी कि LCA तेजस फाइटर के साथ अब कावेरी इंजन को अप्रूव कर दिया गया है, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से भ्रामक है और ये 2018 की जानकारी शेयर की गई है। 2017 की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। उस साल कावेरी इंजन के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति का विवरण दिया गया था। 5 प्रोटोटाइप ने कुल 145 घंटों का परीक्षण किया, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण परीक्षण सफल भी रहे। और वास्तव में भारत फ्रांस की सहायता इसलिए भी ले रहा है ताकि दोबारा से इस प्रोग्राम को रिवाइवल किया जा सके। और इस सहयोग का उद्देश्य इंजन को LCA तेजस और भविष्य के UCAV परियोजना के साथ इंटीग्रेट करना है। और सैफरान को औपचारिक रूप से अभी शामिल करने की कोई वर्तमान में योजना भी नहीं है। DRDO खुद से अपना रोड मैप तैयार करके रखा हुआ है 2028-2029 तक का, जिसमें कि LCA ट्रेनर विमान पर आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ट्राई कावेरी इंजन का परीक्षण किया जाएगा। तो इसीलिए झूठी खबरों पर ज़्यादा फोकस ना किया करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना अब स्वदेशी रूप से निर्मित लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, जिन्हें कि LPDs कहा जाता है, उनके जरिए अब अपनी MBPS क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। बाकायदा 2021 में इसके लिए RFI भी जारी की गई थी और 2 भारतीय शिपयार्ड जिसमें कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड ने अपने खुद के डिज़ाइन के साथ अपनी पेशकश की। इसके अलावा L&T शिप बिल्डिंग और मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने भी OEM के साथ सहयोग के आधार पर अपने डिज़ाइन प्रस्तावित किए। दरअसल नौसेना का जो LPD है वो काफ़ी इम्प्रेसिव क्षमता के साथ होगा और हर वेसल में 540 सेलर्स को एकोमोडेट करने और 900 सैनिकों को ले जाने की उम्मीद है। और ये बड़े जहाज लगभग 200 मीटर लंबे होंगे और पूरी तरह से लोड होने पर 8 मीटर तक पानी को डिस्प्लेस करेंगे। इनकी स्पीड 14 से 16 नॉट की होगी। और आपको मैं बता दूं कि RFI में जो फोकस किया गया है वो है इलेक्ट्रिक प्रपल्जन पर, यानी कि इसमें एक इंटीग्रेटेड और फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन या फिर हाइब्रिड प्रपल्जन सिस्टम होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो LPDs हैं वो युद्ध में भी पीछे नहीं रहेंगे। नौसेना चाहती है कि वे एक मजबूत आर्मामेंट सूट के साथ लैस हों, जिसमें कि 32 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRM होना चाहिए, वो भी एयर डिफेंस क्षमता के लिए। 16 एंटीशिप मिसाइलें होनी चाहिए ऑफेंसिव क्षमता के लिए। इसके अलावा RFI में क्लोज इन वेपन सिस्टम विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल, हैवी मशीन गन विद स्टेबलाइज माउंट्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और मीडियम मशीन गन भी नौसेना ने इसमें लगाने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अब अपने एक्सपोर्ट टारगेट में और भी नए हथियारों को शामिल करेगा और भारत ने 2023-2024 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक अपना डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंचाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है। 2028 से 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरणों का निर्यात करना है और यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और वैश्विक हथियार बाजार में भारत को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना 24 अतिरिक्त शैपान 1200 ATVs को JSW ग्रेको मोटर से खरीदने की योजना बना रही है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा वाहन है जो दुनिया में शायद अकेला ऐसा वाहन है जो हर तरीके से काम करता है। कोई भी टेरेन हो, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या फिर आपके नदी नाले, सबको पार कर जाता है, दलदल में चल जाता है। और जो हमारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, जो सबसे डिफ़िकल्ट बॉर्डर है भुज में, वहाँ पे हरामी नाला एक प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पे कोई भी
वाहन नहीं जा पाता, तो ये वहाँ पे बड़े आराम से चल जाता है, दलदल के अंदर भी, पानी के अंदर भी, और जो भी चाहिए वो चला जाता है। उसके अलावा जो आपके जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एरिया है और चाइना के बॉर्डर भी लगता है, लेह लद्दाख में और सिक्किम में भी, ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। यानी कि ये ग्राउंड ज़ीरो से लेके 18,000 फीट तक काम करता है। यानी कि सर ये मतलब एक प्रूवन मशीन आप इसे कह सकते हैं, मतलब जैसे कि आप कह रहे आप सर आर्मी में रहे, उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है सेना में, तो उसका क्या इस तरीके से इसका टेक्निकल बेनिफिट मिल सकता है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जोग्राफिकल कंडीशन कैसी भी हो, ये वहाँ पे काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे से एक शख्स मिले जो रिटायर हो चुके हैं फ़ौज से। बोले हम पूरी ज़िंदगी इस तरीके की गाड़ी को ढूंढते रहे और अब जाके फ़ौज में इंडक्ट हो रही है। शायद मैं आपका ये जो सवाल है इसमें सही तरीके से आंसर कर पाया हूँ ये वक्तव्य सुना के। इसको आप चाहे लोड कैरिंग के लिए, इक्विपमेंट कैरिंग के लिए, या आपके कोई भी जो जवान हैं वो आराम से किसी भी तरीके से, किसी भी जगह से और किसी भी दिशा से आप जा सकते हैं दुश्मन की तरफ, और दुश्मन को एक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जहाँ से आम गाड़ियाँ नहीं जा सकती ये वहाँ चली जाएगी। कैपेसिटी कितनी है, कितने इसमें आम पर्सनस आते हैं? इसमें 9 लोग आ सकते हैं और 1200 केजी वेट जा सकता है। यानी कि इसमें ये दोनों तरीके से बेनिफिट देता है कि एज अ लॉजिस्टिक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एज वेल एज ट्रूप्स के साथ भी इसको लिया जाता है। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि इसके ट्रायल्स वगैरह हो गए हैं और इंडक्ट हो गया है, तो ये अभी मतलब अब ये आपका आगे प्लान क्या है कंपनी का कि इनको और किन किन मार्केट में इसको आप आगे प्रमोट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब ने मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम शुरू किया है उसके अंतर्गत इस गाड़ी को हम मेक इन इंडिया के अंदर बना रहे हैं और इसमें मोर देन 60% इंडियनाइजेशन कर चुके हैं और धीरे धीरे हम उसको 80-90 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछने जाएंगे, जहाँ तक कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दीजिए कि कैसे कितना इसका वो है डायमेंशन वगैरह जो भी है जिस तरीके से होता है। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये 40 डिग्री ग्रेडियंट पे आराम से चढ़ जाती है, साइड स्लोप 30 डिग्री तक चला जाता है जो कोई भी गाड़ी नहीं कर पाती, और नदी अगर 9 नॉट्स तक का बहाव है नदी का तब भी उसको पार करके दूसरी तरफ जा सकती है। ये पहाड़ों में जब बर्फ़ पड़ा होता है और जो नदियाँ जम जाती हैं उनके ऊपर बड़े आराम से चल सकती है, अगर कहीं गड्ढा हो उसमें भी निकल जाएगी और उसके लिए कोई आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बांध के अंदर आराम से किसी भी बांध पर चढ़ जाती है। ऑपरेशनल रेंज कितनी है? ऑपरेशनल रेंज इसकी करीब है 35 घंटे तक चल सकती है बिना रिफ्यूलिंग के। मतलब इसकी जो वो है क्या कहते हैं फ्यूल कैपेसिटी है वन टाइम के बाद ये मतलब कितना किलोमीटर चल सकता है? वही मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर एक मेन फ्यूल टैंक है, उसके अलावा हर एक टायर के अंदर फ्यूल टैंक्स हैं तो हर एक टायर में 50-50 लीटर आ जाता है। और एक बढ़िया बात है इसके अंदर कि इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी हवा भरने के लिए, जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट से ही इन टायरों में हवा भर जाती है। यानी कि कोई पंचर का इशू नहीं? पंचर का इशू नहीं है। इसका PSI 0 से लेकर 3 PSI तक है। नॉर्मल टायर का PSI होता है 32, यानी कि अगर आप अपना जूता अपना पैर भी रख दोगे तो आपके पैर जख्मी नहीं होगा, वो आराम से टायर निकल जाएगा ऊपर से। तो दोस्तों आपने जाना कि कितना वर्सेटाइल है ये स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, और भारतीय सेना को एक लंबे वक्त से इसकी ज़रूरत थी। जैसे कर्नल साहब ने बताया कि कोई उनके मित्र भी उनसे मिलने आए हैं, उन्होंने कहा कि उस टाइम इस तरीके की टेक्नोलॉजी की सेना को ज़रूरत थी, लेकिन ग्रेजुअली जब प्रोसेस शुरू हो चुका है और मेक इन इंडिया के तहत भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमें बताया इसके बारे में। नमस्कार कहूँगा। तो मिलते हैं फिर नए सेशन में फिर कभी। थैंक यू। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस जगह पे स्थित है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दिल्ली। सही आंसर देने वाले कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।